स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में आज का हमारा फिर से टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछली वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका डायग्रामेटिक स्केच बताया था और आज की वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग की मैकेनिज्म समझाएंगे कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग बहुत क्विक सा रिवीजन करेंगे। हम लोग ने एकदम से रफली डायग्राम बनाया है। ये हमारा है नेजल पैसेज, ये हमारा है माउथ, और इसमें क्या हुई, एयर गई, और जहाँ पे एयर और फूड हमारा मिक्स होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेरिंग्स, है ना। उसके बाद में साउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स। उसके बाद में ये जो है कार्टिलेज की बनी हुई सी शेप्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस एरिया को बोलते हैं बच्चों ट्रैकिया या विंड पाइप, है ना। और ये जो है फर्दर डिवाइडेड होता है ब्रोंकस में, एंड ब्रोंकस डिवाइडेड होती है छोटे छोटे पार्ट्स में, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स की एंडिंग जो होती है साइक्लिक स्ट्रक्चर में होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलस। ये हमने अपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा वाइट बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि हम आपको पूरा समझा सके, तो इतना आप समझ के अपनी लेबलिंग करके आप इसको कहीं रफ अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे की मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो ये तो हमारा हो गया पिछले क्लास का क्विक सा रिवीजन। अब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सचेंजेस कैसे होते हैं। तो बेटा उससे पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन कितने तरीके का होता है। सबको पता होगा रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है बच्चों। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक है, एक पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाम से ही पता चल रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ये रेस्पिरेशन बेटा किसकी प्रेजेंस में होगा, एयर की प्रेजेंस में होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। जबकि इसका नाम से ही पता चल रहा है एनारोबिक यानी एब्सेंस में होगा, यानी कि इसका क्या होगा, ये हमारा जो होगा रेस्पिरेशन वो क्या होगा, एब्सेंस ऑफ एयर में होगा, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। ठीक, ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एरोबिक और एनारोबिक को, बेटा इसका डिफरेंशिएशन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो हम लोग इसको पॉइंट वाइज ही देखेंगे ताकि हमें लिखने में आसानी हो। ठीक, तो ये तो पता चल गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो एब्सेंस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। अगला पॉइंट हम इसमें देखेंगे कि जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन बच्चों होता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा फूड होता है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यानी पूरा टूट जाता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है, पार्शियली ब्रेकडाउन होता है किसका, फूड का। ठीक, ये दो पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट हम आपको क्या बताएंगे कि ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसका जो इंड प्रोडक्ट होता है बच्चों, वो इंड प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंड प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस हमारा क्या होता है, वाटर वेपर्स, या हम यह कह सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको वाटर वेपर्स के ही रूप में हमें मिलता है। प्लस इसमें कंसिडरेबल अच्छी खासी हमें एनर्जी से मिलती है। जबकि हमारा ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, इसका जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एथेनॉल होता है। अगर ये ईस्ट में हो रहा है तो इसका एंड प्रोडक्ट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जबकि अगर ये एनिमल्स की मसल्स में हो रहा होगा तो फिर इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम इसको देखेंगे। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए हमने लिखा है एनर्जी, इसको समझने के लिए हम क्या समझेंगे, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन की हमें रिएक्शन लिखनी होगी। क्या है, देखिए हमने देखा कि ये हमारा था ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो पायरुविक एसिड की प्रेजेंस में क्या बनाता है बच्चों, पायरुवेट बनाता है।
ठीक, पायरुवेट बनाता है। और जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीजन, एरोबिक है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तो हमारा एंड प्रोडक्ट बच्चों होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स, है ना, प्लस क्या होगा? एनर्जी। ठीक, तो ये रिएक्शन हमने देख ली। अब जो एनर्जी हमें मिलेगी तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी एनर्जी है बच्चों वो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल मिलती है। यानी कि इस रिएक्शन को हम देखेंगे, अगर इस रिएक्शन को हम फर्दर देखें, इस रिएक्शन को हम देखें, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन को देख रहे हैं, तो क्या है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुविक एसिड हमें क्या मिलेगा? पायरुवेट, पायरुवेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द सेल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर्स प्लस एनर्जी। अब इस एनर्जी की हम बात करेंगे। ये जो एनर्जी होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों हमें 38 ATP मॉलिक्यूल मिलती है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को होने में 2 ATP खर्च हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस होगी तो 2 ATP खर्च हो जाएगी, तो हमें नेट गेन कितना होगा? 36 ATP मॉलिक्यूल्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल इन द एंड प्रोडक्ट एज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, तो हम क्या कहेंगे? 36 ATP मॉलिक्यूल। जबकि बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम मात्रा में एनर्जी मिलती है, ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्या? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को हमने समझ भी लिया, और एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। ठीक, अब आगे हम देखते हैं क्या है, हमें क्या पढ़ना है। ठीक, ये तो हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा बच्चों। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? हमें आगे पढ़ना है कि कैसे हमें हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो सबसे पहले बच्चों उसको क्लियर करने से पहले हम आपसे पूछेंगे कि डिफ्यूज़न क्या होता है। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? सब ने फिज़िक्स में पढ़ा होगा व्हाट इज़ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या है। ठीक, अगर हम देखें कि हमने एक गैस से भरा एक पार्ट ले लिया है ऐसे, ठीक, और उसको हमने बीच से इसमें एक हमने पार्टीशन कर दिया। ठीक, यानी कि यहाँ पे खूब सारे गैसेस के मॉलिक्यूल काफ़ी ऐसे भरे हुए हैं, बहुत पास 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 मॉलिक्यूल हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन। क्या है? हाई कंसंट्रेशन। जबकि यहाँ पर गैसेस क्या हैं? गैसेस थोड़े के मॉलिक्यूल्स दूर दूर पर हैं। तो फिर क्या होगा? यानी कि यहाँ पे गैस का कंसंट्रेशन क्या है? लो है। ठीक, तो अगर हम बीच में ये जो हमारी मेम्ब्रेन है अगर ये परमेएबल होगी तो क्या होगी? मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे किधर से? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक पॉट है, ठीक, इसमें हमारा क्या है? वाटर भरा हुआ है, ठीक, पानी है। अब अगर इस पॉट में हम इंक का एक ड्रॉप डालेंगे, ठीक बच्चों, तो फिर वो धीरे 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 करके क्या होगी? फैलने लगेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जार का पूरा वाटर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। यानी कि ये जो इंक का ड्रॉप हमने डाला था वो क्या हुआ? कंप्लीट वाटर में डिफ्यूज़ हो गया। यानी कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा था इंक मॉलिक्यूल का, है ना। जो इंक का ड्रॉप डाला है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था इन कंपैरिजन टू वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर क्या होगा? ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, और इंक का जो ये ड्रॉप है वो क्या होगा? डिज़ोल्व करना शुरू हो जाएगा। क्यों? डिफ्यूज़न की वजह से, थ्रू डिफ्यूज़न। और हाँ, डिफ्यूज़न में हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो डिफ्यूज़ करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो परमिएबल मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। ठीक, तो यही डिफ्यूज़न हमारा अप्लाई होगा गैसेस के एक्सचेंज में। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। ठीक, अब गैसेस के एक्सचेंज में हमने बताया था बच्चों आपको कि जब गैसेस का एक्सचेंज, यहाँ पे देखिए हमने ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स और सबसे साइड में हमने बताया था ये क्या है? एल्वियोली। इंड में क्या होता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली।
यहीं से डिफ्यूज़न स्टार्ट होगा। ठीक, यहीं से डिफ्यूज़न स्टार्ट होगा। हम अपने एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिखेंगे और उससे समझेंगे। हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा वो किसकी प्रेजेंस में? एरोबिक रेस्पिरेशन है ना, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, ये हमने देख लिया। तो इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे, ये जो हमारा ऑक्सीजन है बच्चों, ये जो हमारी ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है? ठीक, हमने मान लिया ये कोई हमारे बॉडी में सेल है। ठीक, इस सेल में क्या हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। अब हमें जो इसके रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो ऑक्सीजन आएगी जो हमारे लंग्स में ब्रोंकस, ब्रोंक्योस और इसमें जो सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी एल्वियोली थी उससे हमारी ऑक्सीजन आएगी। ठीक, तो यहाँ तक की रिएक्शन होगी, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किया। अब जब इसमें प्रोसेसिंग होगी तो हमारा प्रोडक्ट क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी कि इसके जो इंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ भेज दिया जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे लंग्स में भेज दिया जाएगा, लंग्स की एल्वियोली में भेज दिया जाएगा और फिर ये एल्वियोली से थ्रू पाउस आउट हो जाएगा ब्रीथ आउट से। ठीक, अब ये जो हमारा प्रोसेस, हमने तो ये बड़ा सिंपल तरीका बता दिया कि एल्वियोली से हमारी जिस सेल में रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ आएगा ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बच्चों ये ऑक्सीजन किस तरीके से हमारी सेल्स में आ रही है और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो किस तरह एल्वियोली में जा रही है? इसमें सबसे मेन जो प्ले करता है अपना रोल वो है डिफ्यूज़न। इसीलिए हमने इस पढ़ाने से पहले आपको डिफ्यूज़न पढ़ाया था। चलिए ये रिएक्शन हम यहाँ से हटाते हैं और हम देखते हैं बहुत शॉर्ट में, बहुत जल्दी से और बहुत अच्छी सी लैंग्वेज में। अब देखिए ये एल्वियोली को हमने थोड़ा सा बच्चों बड़ा कर लिया ताकि हमें कायदे से समझ में आए। ये हमारी एल्वियोली है। ठीक, हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पता है। हम अगर डायग्राम में हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हम लोग ब्लू कलर से, है ना, बुक्स में यही तो होता है। ठीक है, लेकिन इसका हम जो आगे का फंडामेंटल्स है इसको हम बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर देखिए हमारी जो हमने ब्रीद इन किया, यानी कि जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की एल्वियोली है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और उसमें ऑक्सीजन। क्योंकि हम सांस लेते हैं तो भी हमारी हवा कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। और हम सांस जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो भी हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं? अपने लंग्स में ही। तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरीके का ब्लड्स पाया जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी सेल्स तक कैसे पहुँचेगा? इसमें सबसे मेन रोल होता है डिफ्यूज़न का। ठीक है, किसका होता है? डिफ्यूज़न का। अब ये डिफ्यूज़न बच्चों हमें पता है, ये डिफ्यूज़न यानी कि ये जो हमारा पाथ होगा वो ब्लड के थ्रू हमारा आएगा। ठीक, ब्लड के थ्रू आएगा। और हमें पता है ब्लड्स में बहुत महीन सी क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। तो बच्चों हम इस तरह समझेंगे कि जैसे कि हमारी कैपिलरी है। ठीक है, तो कैपिलरी जो होती हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है बहुत थिन होती है और इसीलिए ये क्या होती है? परमिएबल होती है, यानी कि इसमें डिफ्यूज़न आसानी से हो सकता है। देखिए अगर हमारा ये ब्लड है, कैपिलरी से जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। ठीक, बाहर की तरफ जाएगा। इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ये डिफ्यूज़ होकर बराबर होने की कोशिश करेगी।
ठीक बच्चों, वैसा ही सिर्फ यहाँ होता है कि जैसे हमारी एल्वियोली में यहाँ पे हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफ्यूज़ होके ये ऑक्सीजन कहाँ पे आएगी, हमारी सेल में आएगी, जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। और इसी तरह ये सेल से किस में जाएगी, एल्वियोली में जाएगी, और ये किसके थ्रू जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा, और किस प्रोसेस से जाएगा, डिफ्यूजन के प्रोसेस से जाएगा। ठीक, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब हम इसमें एक दो पॉइंट बच्चों और बताएंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक में ये चीज़ पूछी जाती है, ऑप्शनल में भी पूछी जाती है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें हमें ये हाईलाइट करके लिखना होगा। ठीक, हम बच्चों सांस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीथ इन, है ना, ब्रीद इन बोलते हैं ना, और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इनहलेशन, है ना, और जो हम ब्रीद आउट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन। तो ब्रीद इन में जो हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है बेटा, हमने सांस ली किससे ली, एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में हमारा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है, सबको पता है 21%, है ना, 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, 0.04% का होता है। वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बहुत लिटिल अमाउंट में प्रेजेंस होते हैं हमारे ब्रीद इन वाली एयर में। ठीक, अब इसका अगर अपोजिट देखेंगे, हम सांस छोड़ रहे हैं तो क्या होगा, ब्रीद आउट कर रहे हैं, है ना, ब्रीद आउट कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चों, आप तो कहेंगे अब हम एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ निकलेगी, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है, लेकिन इनहेलेशन से कम होता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो जाएगा 16% और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, 4.4%, और जबकि वाटर वेपर्स होगा वो इसके यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो ये कह लेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन का भी कंसंट्रेशन होता है। ये तो हमारा हो गया एक्सहेलेशन और इनहेलेशन। ठीक, यानी ब्रीद इन और ब्रीद आउट। अब अगर पूछा जाएगा व्हाट इज़ द रेट ऑफ ब्रीदिंग, हम लोगों की ह्यूमन बॉडी में रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, यानी कि सांस लेने की दर क्या होती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है 1 मिनट में हम लोग नियर अबाउट 15 to 18 टाइम्स सांस लेते, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, सांस लेते और छोड़ते हैं। लेकिन जब हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं या फिर कोई भी फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो क्या होता है, ये हमारा रेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी कि हमें ज़्यादा सांस लेनी होगी, इसीलिए हम लोग जल्दी से सांस लेते हैं और जल्दी से छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ठीक है बच्चों, ये था हमारा रेस्पिरेशन की मैकेनिज़्म, कैसे डिफ्यूज़न के थ्रू हमारे बॉडी में लंग्स की एल्वियोली में एक्सचेंजेस होता है गैसेस का। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।